बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड को हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम फर्दर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। ये हमारा जो ब्रेन का टॉपिक था, तो उसमें से ये इनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो टॉपिक था उसमें से ये एक पार्ट रह गया था हमारा। तो आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं और उसके साथ अगले को भी फर्दर हम करते चलेंगे। अच्छा जी, स्पाइनल कॉर्ड क्या है? बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड ये भी एक सेंट्रल ये जो नर्वस सिस्टम है उसका पार्ट है, और ये अगर सब डिवीजन की बात की जाए तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन दो पार्ट्स आते हैं, एक ब्रेन है और एक स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन को हम थॉरोली डिस्कस कर चुके हैं, और जो है स्पाइनल कॉर्ड इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड को भी मैंने इसका इंट्रो दिया था कि ये एक इसकी बहुत सारी नर्व्स होती हैं बेसिकली, और इसकी नर्व्स डिफरेंट वर्क कर रही होती हैं, डिफरेंट फंक्शनिंग कर रही होती हैं। और अगर टाइम हमारे पास बच जाता है तो इस कोर्स को हम स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स भी देख लेंगे, और इसके साथ साथ कुछ क्रेनियल नर्व्स होती हैं उनको भी देख लेंगे, और बाकी एंडोक्राइन सिस्टम को भी हमने देखना है। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो अपकमिंग लेक्चर्स होंगे वो होंगे न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में भी, और जो टॉपिक्स मैं बता चुकी हूँ इनके बारे में होंगे। अच्छा, ये स्पाइनल कॉर्ड क्या है? ये बिल्कुल जो बैक साइड है, बिल्कुल वहां से स्टार्ट हो रही है। बिल्कुल हमारे जो सर का पिछला हिस्सा होता है ये वहां से स्टार्ट हो रही होती है, और ये बिल्कुल एंड तक जाती है, यानी कि इसको बैकबोन भी कहते हैं। कहते नहीं है लेकिन इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो एंड तक जाते हैं, यानी कि ये बेसिकली जहाँ से बैकबोन स्टार्ट हो रही है तो उस पार्ट को हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, और ये बहुत एंड तक जाती है, और इसकी डिफरेंट नर्व्स होती हैं, वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। और स्पाइनल कॉर्ड की डिफरेंट नर्व्स के डैमेज हो जाने की वजह से उससे रिलेटेड जो भी हमारी फंक्शनिंग होती है उसमें इम्पेयरमेंट आ जाती है। और सम टाइम इसके कुछ पार्ट के डैमेज होने की वजह से हमारी जो मूवमेंट होती है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है, कि एक इंसान चलने फिरने के काबिल नहीं रहता, अपने हाथों की या पैरों की। बेसिकली ये ज्यादातर रिलेट करता है हमारे ये जो क्या उसको कहते हैं, कमर से नीचे वाला पोर्शन सारा जो हमारा लेग रीजन है उसके साथ ये रिलेट, ज्यादातर उसके साथ ये रिलेट करता है, ये उस पर इफेक्ट डालता है किसी ना किसी पार्ट के डैमेज होने की वजह से। तो ये होता है कि हमारी बॉडी का कोई पार्ट जो है वो पैरालाइज हो जाए, यानी कि ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा जी, उसके बाद अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड जो है ये ब्रेन के साथ कनेक्ट, इनकी ये ब्रेन को और बॉडी के दरमियान में आपस में एक रिलेशन बना रहा होता है, एक कनेक्शन बना रहा होता है, जिसमें क्या है कि बॉडी से ब्रेन की तरफ जो मैसेजेस जाते हैं तो उनको प्रोसेसिंग किस तरह से होती है या फंक्शनिंग किस तरह से होती है, तो उन सारी चीजों को डील करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये इन दोनों को मिला रहा है। इसके साथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से भी कुछ मैसेजेस आए हैं जो कि यहाँ तक जा रहे हैं। तो आगे ब्रेन और बॉडी के दरमियान में जो रिलेशनशिप होगा, इनकी जो बॉडी है वो बेसिकली एक्ट कर रही होती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, और ब्रेन को जो हिस्सा कंट्रोल कर रहा होता है उसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का दोनों का कनेक्शन बनाना, या दोनों को आपस में जो कम्युनिकेशन है उनकी उसको फैसिलिटेट करना इसका काम होता है। अच्छा जी, अब ये इसकी लुक किस तरह से होती है, ये इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है कि ये एक केबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह से एक मोटी कोई तार होती है, हम इस तरह से इसको कह सकते हैं कि बिल्कुल एक ट्यूब कह सकते हैं आप इसको, कोई जैसे पाइपलाइन होती है उस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। और ये इसमें डिफरेंट बहुत सारी इसकी नर्व्स होती हैं, जिस तरह हमने पहले भी बात की कि इसकी बहुत सारी नर्व्स होती हैं, और ये जो सेरिब्रम ये स्पाइनल कॉर्ड है ये हमारे नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है। इसको मैं फिर वो समराइज कर देती हूँ कि जो स्पाइनल कॉर्ड है ये ब्रेन का हिस्सा है, ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, जो कि ब्रेन के साथ जो है वो लोकेटेड होता है। इसकी लोकेशन क्या है कि ब्रेन के साथ है, जहाँ पे हमारा हाइंड ब्रेन है उसके करीब वाकई होता है ये। और उसके साथ इसका फंक्शनिंग क्या परफॉर्म करता है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के को कनेक्ट करता है आपस में, कि उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे से हो सके। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है कि ये एक केबल की तरह का होता है, या आप इसको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, कि केबल की तरह का होता है। इसकी नर्व्स होती हैं बहुत सारी, ठीक है, वो डिफरेंट फंक्शन की रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और इसके किसी एक पार्ट के डैमेज होने की वजह से या इसके किसी भी एक नर्व के दब जाने की वजह से भी
हमारी जो मूवमेंट है उस पे इफेक्ट आता है। और बेसिकली जो इसका मेजर फंक्शन क्या है कि जो हमारे रिफ्लेक्सेस होते हैं उनको कंट्रोल करना, जो इसका मेजर फंक्शन है वो यही है कि ये रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। और ये मेजर क्वेश्चन के हवाले से पेपर में मेजर फंक्शन के हवाले से पेपर में जो क्वेश्चन आए करते हैं तो वो सिर्फ मेजर फंक्शन ही पूछ रहे होते हैं। तो आपको ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं तो उनकी जो स्पेशलिटी क्या है वो आपको जरूर पता होनी चाहिए। वो डिफरेंट फंक्शन तो परफॉर्म कर रहे हैं, एक पार्ट बहुत सारी चीजों को कर रहा है, लेकिन उसकी स्पेशलिटी क्या है, उसका मकसद क्या है, कि वो किस मकसद के लिए बनाया गया है। तो आपने सिर्फ उसी बात को पिक करना है जब आप कोई क्वेश्चन का आंसर कर रहे होते हो। लेकिन उससे पहले आपने स्टेटमेंट को भी पढ़ लेना है कि वो बात क्या की जा रही है। यूजुअली उसका जो बेसिक पर्पस होता है, ये बेसिक फंक्शन होता है, वही पूछा जाता है। अच्छा जी, उसके बाद द स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी लोकेशन ही यहाँ पे बताई जा रही है कि ये कहाँ कहाँ तक होती है, यानी कि ये हमारे ब्रेन के करीब से शुरू होती है और बिल्कुल हमारी कमर तक इसकी जो है ये सारी की सारी जा रही होती है। इसमें बहुत सारे जो है वो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। और न्यूरॉन्स का क्या काम है कि ये मैसेज लेके जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दरमियान में जो भी कनेक्शन होता है उसको बनाते हैं। इनके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में जो भी कनेक्शन है उसको बना रहे हैं, या उनसे जो इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, उनको सिग्नल ट्रांसमिट करना, रिसीव करना, ये सारे फंक्शन को ये परफॉर्म कर रहे होते हैं। और क्या करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, यानी कि आपकी बॉडी के थ्रू, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, कहाँ तक आती है, वो ब्रेन तक आती है, तो उनको भी फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि इसका किसी एक पार्ट के डैमेज होने की वजह से हमारा जब हम पैरालाइज होते हैं तो इसका ये रिजल्ट ये हो सकता है कि स्पाइनल कॉर्ड का कोई स्पेसिफिक हिस्सा डैमेज हो गया, जिसकी वजह से एक पर्सन जो है वो पैरालाइज हो गया। और इसकी फंक्शनिंग मेजर क्या है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि मेजर जो है ये रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। उसके अलावा जो सेकेंडरी फंक्शन है वो क्या करता है कि सिग्नल को ट्रांसमिट करना भी इसकी एक्टिविटीज में शामिल है। और कि जो हमारे बॉडी आ रहे हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सिग्नल्स आ रहे हैं ब्रेन की तरफ, उनको लेके जाना, और उसके बाद फिर जो मैसेज आते हैं वापस करने के लिए बॉडी तक आते हैं, तो उनकी जो रसाई होती है, पैगाम रसाई होती है, उनको आसान बनाना, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे एक डायग्राम भी दे दिया है, इसको देख लीजिएगा कि उनकी जो मेजर फंक्शनिंग है वो दो दो लाइनों में डिफाइन की हुई है, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। लेक्चर खत्म करने के बाद फिर अगर टाइम बचता है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा जी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है कि ये सबसे पहले तो ये है कि जो ब्रेन हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके दो डिवीजन है, हमने डिस्कस किया था। एक तो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में कवर किया, जितनी डिटेल जरूरी थी। और उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है उसको हम आज कवर करने वाले हैं, यानी और इसकी भी फर्दर सब डिविजन हैं, उनको भी हम फर्दर देखते हैं। अब जो था सेंट्रल नर्वस सिस्टम था उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ गया था, ठीक है। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसमें आते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम आता है। उसके बाद जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसकी भी फर्दर सब डिविजन है। अच्छा जी, उसकी भी सब डिविजन है, ठीक है। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये भी जिस तरह से न्यूरॉन से मिलकर बना है, लेकिन वो चीजें आउटसाइड द ब्रेन वर्क कर रही होती है, यानी कि हम ये नहीं कहेंगे कि ब्रेन के अंदर जो चीजें वर्क कर रही हैं, ये जो न्यूरॉन ब्रेन के अंदर कर रही हैं, तो वो तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये इसके जो नर्व होते हैं वो सारे के सारे बॉडी के साथ रिलेट करते हैं, यानी कि ये इसके साथ रिलेट नहीं करते। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ ये बिल्कुल आउटसाइड द बॉडी लोकेटेड होता है। इनका बात करने का मकसद यह है, या सिंपली हम ये पढ़ें कि आउटसाइड द बॉडी लोकेटेड होता है, ठीक है। अब आउटसाइड द बॉडी सॉरी आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये लोकेटेड होता है, यानी कि इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो एरिया वो नहीं आ रहा होता, बाकी चीजें आ रही होती हैं। तो उस बाकी चीजों को कंट्रोल करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो डिफरेंट फंक्शन हो रहे होते हैं हमारी बॉडी में, अब ऑटोनॉमिक फंक्शन भी होते हैं हमारे, जिस तरह हमारी ब्लड प्रेशर का लेवल है, हमारी धड़कन है, जो है
अच्छा जी, इसमें यह है कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसमें वो जो न्यूरॉन्स होते हैं, यानी कि वो फंक्शनिंग क्या करते हैं कि आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ इनका वो नहीं होता, कनेक्शन जरूर होता है, वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन ये बाकी जो रीजन होता है हमारी बॉडी का, वहां पे वर्क कर रहे होते हैं। और ये हमारी हार्ट रेट के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, कि किस तरह से हमारी धड़कन किस तरह से है, हमारा बीपी का लेवल क्या है, और अराउजल्स किस तरह से हो रहे हैं, और डिफरेंट चीजों को कंट्रोल करना ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसको अगर हम ओवरऑल पढ़ें तो बाकी इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो डिफरेंट फंक्शन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इसका जो है फर्स्ट हम पार्ट्स को देख लेते हैं। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा समराइज कर देती हूँ कि नर्वस सिस्टम है, ठीक है, नर्वस सिस्टम में हमने ये दोनों चीजें पढ़ ली थी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड हमारा हो गया। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसकी फर्दर कुछ डिविजन हैं, कौन कौन सी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है और सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। अब जो हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, जितने भी हमारे वॉलंटरी रिस्पॉन्सेज होती हैं, ऐसी चीजें जो हम खुद ब खुद कर रहे होते हैं, कॉन्शियसली कर रहे होते हैं, उनको कंट्रोल करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ऐसी चीजें जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, हमारे इनवॉलंटरी बिहेवियर जो होते हैं उनको कंट्रोल करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसमें अब बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, डिफरेंट ग्लैंड जिस तरह से रिस्पॉन्स करती हैं, मसल्स किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं, या हमारी जो भी इंटरनल प्रोसेसेस हो रहे हैं, तो हार्मोन जिस तरह से रिलीज हो रहे हैं, या जो भी फंक्शनिंग हो रही है इंटरनली, उन सब सब चीजों को डील करना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज का, इनवॉलंटरी फंक्शनिंग का रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद इसकी फर्दर कुछ डिविजन होती हैं, एक को हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक को हम कहते हैं सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, या सिम्पैथेटिक डिविजन भी कह सकते हैं। अच्छा जी, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? वो कहते हैं कि जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये किससे मिलकर बना है, कि ये डिफरेंट नर्व से मिलकर बना है। जिस तरह से नर्व क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, ये क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन से मिलकर बना है, ये क्लस्टर ऑफ नर्व से मिलकर बना है। और इनका काम क्या है कि जो भी हमारे वोलेंट्री मसल्स होते हैं, यानी कि जो भी हमारा स्केलेटल जो मस्कुलर सिस्टम है उसके साथ इसको कनेक्ट करना सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है। यानी कि ताकि जब एक चीज कोई भी सेंसरी रिसेप्टर्स क्या है कि वो रिसेप्टर्स या वो पार्ट हमारे उसका बॉडी का जो कि मैसेजेस को रिसीव करता है, जो कि सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम सेंसरी रिसेप्टर्स कहते हैं। तो ये क्या करता है कि उनके दरमियान में कनेक्शन बना रहा होता है ताकि मैसेज इंफॉर्मेशन फौरी तौर पर रिसीव की जा सके। अच्छा जी, अब ये क्या है कि ये नर्व्स क्या होते हैं, ये भी केबल की तरह होते हैं, और इनका काम भी क्या है कि जब इंफॉर्मेशन आ रही है स्किन की तरफ से, या आपको सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है, तो उनको रिसीव करने के बाद डिफरेंट पार्ट तक लेके जाना, और उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाना ताकि वो वहां पे प्रॉपर प्रोसेसिंग हो सके। और एक स्पेसिफिक पार्ट है जहाँ पे इंफॉर्मेशन को लेके जाना है, फंक्शनिंग करनी है, तो वहां तक उन सारे मैसेजेस को फैसिलिटेट करने का ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है जी। उसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की तरफ आ जाते हैं। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जितने भी वो हमारी फंक्शन जो कि इनवॉलेंट्री हो रहे होते हैं, इनवॉलेंट्री फंक्शनिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम खुद ब खुद नहीं करते लेकिन हो रही होती हैं। इसमें हार्ट रेट है, हमारे ग्लैंड किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, हमारे मसल्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं, हमारी हार्ट बीट कब ज्यादा हो रही है, कब तेज हो रही है। और दूसरी चीज ये कि जो हमारा बल्कि वो आगे पार्ट आ जाएगा, इसमें नहीं है वो जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो इस ये फाइट एंड फ्लाइट का भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसके कुछ ऐसे डिविजन में कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के, यानी कि जब एक आपको टेंशन होती है या आप किसी भी अराउजल की स्टेट में होते हो या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं, तो उस वक्त आपकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्स करेगी, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, उसमें आपकी डिफरेंट जो फंक्शनिंग होती है ना बॉडी की वो इंक्रीज हो जाती है। वो किस तरह से इंक्रीज होती है, यानी कि आपको पसीना आने लगता है, आपके हाथ कांपने लगते हैं, समटाइम क्या होता है कि हम बिल्कुल ठंडा जिस्म हो जाता है, हमारा धड़कन बहुत ज्यादा तेज होती है, और गला खुश्क होने लगता है। तो इस तरह से जो भी हमारे इमरजेंसी की सिचुएशन में हम रिस्पॉन्सेज देते हैं, तो उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो रिस्पॉन्सेज अराइज क्यों होती है, अराउजल क्यों होती है उन रिस्पॉन्सेज की,
तो इसका भी रिस्पॉन्सिबल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। और फिर उन सिचुएशन को जो कि एक टाइम में बहुत ज्यादा आप अग्रेसिव हो रहे हैं या आप बहुत ज्यादा फेयरफुल कंडीशन में हैं या आप चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उस वक्त ये क्या कर रहा होता है कि एक पार्ट तो इसका अराउजल का रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो फिर आपको एक प्रॉपर रिलैक्सेशन के लेवल तक लेके आने का रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, वो आपको प्रॉपर एक रिलैक्सेशन के लेवल तक ले आता है। जो इसका पार्ट होते हैं दूसरे, कौन कौन सा होता है जो कि आपको अराउजल का रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है इसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो बिल्कुल रेस्ट एंड कामनेस की लेवल तक आपको ले जाता है, बिल्कुल आप रिलैक्स फील कर रहे होते हो। यहाँ पे क्या है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये क्या काम करता है कि आपकी ये सब डिविजन होती हैं, आपको ये पता है कि ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की सब डिविजन होती हैं, तो इस पे इतना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अच्छा जी, अब ये हमने जिस तरह से बात की है कि ये किन किन चीजों का रिस्पॉन्सिबल होता है, यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ऐड की थी। हाँ जी, अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या काम कर रहा है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या काम कर रहा है। ठीक है, जब आप किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में होते हो या कोई भी ऐसी चीज, जब आप कभी भी किसी इमरजेंसी की सिचुएशन में होते हो या कोई ऐसी चीज को एक्सपीरियंस कर लेते हो जब आप जिस चीज के लिए आप मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, अब वो कोई भी ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट हो सकता है, कोई ऐसी फेयरफुल कंडीशन हो सकती है, कोई भी ऐसी चीजें जो आपकी खिलाफ तवक्को हो रही हैं जो आप नहीं चाहते, वो ऐसी चीजें जब भी आपके सामने होती हैं तो आपकी बॉडी डिफरेंट टाइप से रिस्पॉन्स करती है या डिफरेंट तरह से रिएक्ट करती है। कोई भी ऐसी चीज देखिए, मिसाल के तौर पर किसी लव वन की डेथ होती है तो उस वक्त क्या होता है कि हमारी या फिर ऐसी कोई भी हम खबर सुनते हैं जो कि हम नहीं सुनना चाहते, तो उस वक्त, अच्छा मेरे साथ ये होता है, अपना मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि जब भी मैं ऐसी चीज कोई सुनूं, उसके वक्त एट दैट टाइम जो है मेरी टांगे बिल्कुल ना ऐसे कांपने लगती हैं और बेजान हो जाती हैं, फिर कुछ टाइम लगता है मुझे स्टेबल होने में, और उसके बाद मतलब पॉप अप मैं कर लेती हूँ चीजों को, लेकिन उस वक्त क्या होता है कि ये हाथ मेरे बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, जिस तरह आपकी बॉडी ठंडी हो जाती है, आपकी धड़कन बहुत ज्यादा तेज है, लेकिन जो मेरी रेस्पिरेशन है ना उसमें क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाता है वो प्रोसेस, जैसे दम घुटने घुटने लगता है, ये वाली सिचुएशन होती है मेरी। लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं होता, मेरे कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट रिलेट करते हैं, तो इस वजह से जब भी मेरे घर से कभी भी कोई एक मिनट, तो कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट जो कि एक इंसान को लग रहा होता है कि जरूरी नहीं है कि हर बंदा एक सिचुएशन में एक ही तरह से रिस्पॉन्स करे, तो जब भी कोई बंदा, एक इंसान के लिए जो भी स्ट्रेस की कंडीशन है, वो उसका कोई भी स्ट्रेसफुल जो है वो स्टिमुलस हो सकता है, तो उसको देखने के बाद उसके रिस्पॉन्सेज यही होंगे कि वो उसकी जो सैल्यूएशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद उसकी जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। नहीं, यहाँ पे मैं गुडमुड कर गई हूँ कुछ चीज, एक मिनट, मैं यही कह, पर खैर दोबारा से इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिमेट्रिक को पहले देख लेते हैं। ठीक है, इसमें इसके अंदर क्या क्या होता है कि वही चीजें कि आपका हार्ट रेट इंक्रीज होता है जब भी आप स्ट्रेसफुल इवेंट को देखते हो या स्टिमुलस को देखते हो। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी जो है वो आईज हैं वो भी हमारी रिस्पॉन्स कर रही होती हैं कि इनके जो उसका उसके अंदर के कुछ पार्ट्स होते हैं, प्यूपल होता है, समटाइम वो फैल जाता है और समटाइम वो जो है वो सिकुड़ जाता है, तो यहाँ पे जो है वो डायलेशन की सिचुएशन में वो होता है, और उस वक्त आपका जो ग्लैंड्स हैं इनके वो रिलीज डिफरेंट टाइप के हार्मोन रिलीज कर रहे होते हैं, और इसके साथ साथ आपको जो है वो पसीने आ रहे होते हैं जब भी आप किसी भी स्ट्रेसफुल इवेंट को एक्सपीरियंस करते हो। अच्छा जी, उसके बाद आप क्या है, लेकिन जैसे ही आप स्ट्रेसफुल की सिचुएशन में होते हो तो आप अलर्ट हो जाते हो कि आपने उस वक्त क्या करना है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी आप किसी स्ट्रेसफुल इवेंट को एक बार फर्स्ट टाइम में आप एक्सपीरियंस करते हो, उसके कुछ सेकंड के बाद आप स्टेबल होने के बाद उस वक्त जो चीज आपकी प्रायोरिटी होती है आप उसको देखते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी भी चीज को देखा जो आप जिससे डरते हो, आप अचानक से वो चीज आपके सामने आती है,
तो आपने क्या करना है कि उस वक्त आप पहले तो डरते हो, उसके फौरी तौर पर आपके पास अगर कोई चीज पड़ी है तो आप उठा के उसको मार देते हो। तो क्या है कि आपकी जो आप अलर्ट हो जाते हो, अलर्टनेस जो है वो आपकी इंक्रीज होती है कि अब मुझे इसके रिस्पॉन्स में क्या करना है, अब मुझे क्या चीजें करनी है। ठीक है। उसके साथ साथ जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो भी स्टॉप हो जाता है। ठीक है। इनके कम हो जाता है या प्रॉपर वे में डाइजेशन नहीं हो रही होती। और उसके साथ साथ जो ब्लैडर रिलैक्सेशन की जो बॉल और ब्लैडर मूवमेंट है उस पर भी इसका इफेक्ट आ रहा होता है। और यूजुअली ये होता है कि जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हो तो मोस्टली ये लोग कंप्लेन करते हैं कि जैसे ही वो स्ट्रेसफुल इवेंट को एक्सपीरियंस करते हैं या ऐसी चीजें कोई भी सुनते हैं तो उनका जो भी बॉल और ब्लैडर मूवमेंट है वो इंक्रीज हो जाती है। अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं। अच्छा, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है तो इसका क्या काम होता है कि टोटली बॉडी को एक कामनेस की तरफ लेके आना, एक रिलैक्सेशन की स्टेट की तरफ लेके आना जहाँ पे आप अपने आप को रिलैक्स महसूस कर सको। यानी कि जैसे ही एक इमरजेंसी सिचुएशन के बाद आपको जब फिर आपकी जो वो चीजें जो आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है, जो आपकी स्वेटिंग हो रही है, या जो भी आपकी जो मूवमेंट हो रही है, ब्लैडर मूवमेंट हो रही है, या फिर डाइजेशन आपकी डिस्टर्ब है, तो उन सारी चीजों को वापस अपनी जगह पे लेके आना कि भाई चीजें अब सेट होना शुरू हो गई हैं और आप भी अपने मुकाम पे वापस आ जाओ। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की। समझ आ गई है? समझ आ गई आप लोगों को? मुझे पर आज कोई मजा नहीं आया खासा। मेरी तो अटेंशन डाइवर्ट रही है और दूसरा प्रॉपर वे में मैं गुड मुड कर रही हूँ, पढ़ा नहीं सकी हूँ। हाँ मैम मैम समझ आ गया।